तो यदि आप भी यूपी टीजीटी 2026 का यदि एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए ये जरूरी हो जाता है कि आप पहले आयोग के माइंड को पढ़ें कि आखिर वो पूछता क्या है, किस तरह के क्वेश्चन पूछता है। कभी-कभी ऐसा भी होता है कुछ जो सिलेबस में टॉपिक्स दिए हुए हैं, वहां से भी कोई टॉपिक्स अलग से पूछ लिया जाता है। तो ये जरूरी हो जाता है आप पहले प्रीवियस पेपर जरूर देख लें और प्रीवियस देखकर आपको आइडिया लग जाएगा कितने क्वेश्चंस किस सब्जेक्ट के पूछे जाते हैं। फिर हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे, तो आपको पहले से ही माइंड सेट होगा कि हाँ भाई 6 क्वेश्चन आपके अधिकार शुल्क रॉयल्टी अकाउंट से पूछे जाते हैं, तो हम प्रैक्टिस सेट में उसी उतना ही परसेंटेज उस चैप्टर से रखेंगे और उसी बेस पर हम अपने प्रैक्टिस सेट सोल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं और सोल्व करते हैं यूपी टीजीटी 2021 का क्वेश्चन पेपर। और ना कि केवल क्वेश्चन पेपर को ही हम सोल्व करेंगे, बल्कि उस टॉपिक को भी हम यहाँ डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं आज। आई रिक्वेस्ट यू, यदि आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए, आपको इससे कोई नुकसान तो है नहीं कि आप सब्सक्राइब करेंगे, बट उन लोगों का भला हो सकता है जो पेड कोर्स नहीं खरीद सकते, वहां तक ये अपनी चैनल रीच बना लेगा। तो आई होप आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। शुरू करते हैं आज के क्लास को, और आज के क्लास में जो यूपी टीजीटी 2021 का पेपर है इस पर डिस्कस करते हैं। तो देखिए, ये आपके सामने क्वेश्चन पेपर है जो कि आपका 7 अगस्त जो 2021 में हुआ था। बुकलेट जो सेट था वो डी था, और जो टोटल मैक्सिमम मार्क्स थे वो थे आपके 500, और टोटल जो आवर्स मिले थे वो थे 2 आवर्स। तो 2 आवर्स भी इस बार भी 2 आवर्स मिलने वाले हैं, और आपको 500 मार्क्स का ही ये पेपर होगा। ये पीजीटी से अलग है इस चीज में। देखिए, पीजीटी अलग था, और यहाँ पर जो एक क्वेश्चंस होगा वो 4 मार्क्स लिए हुए हैं। क्वेश्चंस की अगर बात करें तो वो आपके 125 क्वेश्चंस हैं इसमें। तो और बाकी की बातें आपको पता ही हैं। बस यही है कि टीजीटी से पीजीटी से किस तरह से अलग है कि ये 4 मार्क्स का है, क्योंकि यहाँ पर इंटरव्यू नहीं होता है। यहाँ पर 500 का ये पेपर ही है, और देखिए कितना अच्छा ये आपका एग्जाम पेपर भी है। सीधा एक एग्जाम से आपको सीधी जॉब मिल सकती है। तो देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या था। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ दिया हुआ है उसकी बात कर लेते हैं। पट्टेदार द्वारा लघु कार्य की राशि को वसूल किए जाने की दशा में पट्टेदाता डेबिट करता है। न्यूनतम किराया खाता, पट्टेदार खाता, अधिकार शुल्क संचिति खाता या लाभ हानि खाता। देखिए, ये जो आपका चैप्टर है ये आपका रॉयल्टी अकाउंट है, और जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा रॉयल्टी अकाउंट। तो रॉयल्टी चैप्टर है, वहां से आपको अधिकार शुल्क खाते, वहां से इस क्वेश्चन को लिया गया है। और इसमें क्या होता है, पट्टेदार की अगर बात करें, एक होता है पट्टेदाता, एक होता है पट्टेदाता। तो जो पट्टा दाता होता है उसको लेजर कहते हैं, या फिर उसको हम लैंडलॉर्ड भी कहते हैं। ये वह व्यक्ति होता है जिसकी संपत्ति होती है, ठीक है। और जो उसका रॉयल्टी पर लेता है, किराए पर लेता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको लीजी बोलते हैं। उसको बोलते हैं लीजी। तो देखिए, लीजी को ये अधिकार होता है कि वो अपनी शॉर्ट वर्किंग को वसूल कर सकता है। शॉर्ट वर्किंग क्या होती है? तो शॉर्ट वर्किंग का भी पूछ लिया जाता है, तो आप इसको याद रखें। शॉर्ट वर्किंग होता है आपका मिनिमम रेंट माइनस एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट क्या है और मिनिमम रेंट क्या निर्धारित किया गया है, इन दोनों के अंतर को क्या बोलते हैं, शॉर्ट वर्किंग कहते हैं। ठीक है, हिंदी में अगर इसको देखें तो हिंदी में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लघु कार्य। शॉर्ट वर्किंग मतलब लघु कार्य। तो इसमें क्या हो जाएगा, लघु कार्य में ये हो जाता आपका ये तो हो जाएगा आपका वास्तविक किराया क्या है, वास्तविक रॉयल्टी क्या है, वास्तविक किराया क्या है। और ये हो जाएगा आपका जो आपको मिनिमम न्यूनतम किराया कितना है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को भी आप याद रखें। तो यहाँ पर क्या पूछा था, यहाँ पूछा था कि जो लघु कार्य की राशि होती है, जो शॉर्ट वर्किंग की राशि है, उसको वसूल करने का अधिकार होता है। तो उसको बात किसकी हो रही है, पट्टेदार द्वारा। पट्टेदार जिसने किराए पर लिया है, तो वो क्या करेगा, वो इसको डेबिट करता है। कहाँ डेबिट करता है, तो वो डेबिट करता है अधिकार शुल्क संचिति खाते में, मतलब रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अभिदत्त पूंजी और याचित पूंजी में अंतर कहलाता है। द डिफरेंस बिटवीन सब्सक्राइब्ड कैपिटल एंड होल्ड अप कैपिटल। तो आपने कंपनी की बैलेंस शीट देखी होगी,
तो वहां पर एक होती है ऑथोराइज्ड कैपिटल, मतलब ये लिमिट होती है कि कंपनी कितने शेयर इशू कर सकती है। जैसे मान लेते हैं एक कंपनी 1000 शेयर इशू कर सकती है, ठीक है, एक एग्जांपल लिया है मैंने। और यहां से अगर कंपनी इशूड कर रही है, अगर कंपनी इशूड कर रही है कितने 800 शेयर, ठीक है, तो 800 शेयर, ठीक है, तो ये हो जाएगी ऑथोराइज्ड कैपिटल, ये क्या हो जाएगी इशूड कैपिटल। अब कितने एप्लीकेशन कितनी आती है, मान लेते हैं अगर एप्लीकेशन आ जाती है 700, तो इसको बोलते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। इसको क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब यहाँ पर जो ये बात कर रहा है इसको समझिए, ये कहना क्या चाह रहा है। ये कह रहा है जो डिफरेंस होता है किसमें, सब्सक्राइब कैपिटल एंड कोल्ड अप कैपिटल। कोल्ड अप कैपिटल में क्या है, यहाँ कोल्ड अप की अगर बात करें तो क्या होगा, देखिए कंपनी क्या करती है एक साथ भी लमसम में भी पूरा पैसा मांग लेती है। जैसे 100 रुपए का एक शेयर था, तो कंपनी लमसम मतलब एक एक साथ ही एप्लीकेशन पर ही 100 रुपए मांग सकती है, या फिर ऐसे भी मांग सकती है कि 30 रुपए तो ले रही है एप्लीकेशन पर, 30 ले रही है अलॉटमेंट पर, और आपके 40 रुपए ले रही है फर्स्ट कॉल पर। ठीक है, इस तरह से। तो देखिए अगर कंपनी ने यहां तक पैसा मांग लिया पूरा 100, तो ये तो हो जाएगा कोल्ड अप, मतलब मांगा हुआ पैसा। और अगर कंपनी ने केवल 60 रुपए मांगे हैं, मतलब अभी एप्लीकेशन मांगी है, अलॉटमेंट मांगा है, फर्स्ट कॉल नहीं मांगी, तो यहाँ पर आपके 60 रुपए जो होंगे ये क्या हो जाएंगे, कोल्ड अप कैपिटल होगी, मतलब कितनी मांगी गई है। तो मान लेते हैं यहाँ पर हम ये जो 700 शेयर हैं, इन 700 शेयर में कंपनी ने 30 रुपए मांग लिए, ठीक है, 30 रुपए मांग लिए, और 30 रुपए मांगने थे अलॉटमेंट पर, ये भी मांग लिए, लेकिन 40 रुपए फर्स्ट कॉल पर नहीं मांगे, ठीक है, ये भी नहीं मांगे। तो कोल्ड अप कैपिटल कितनी है, तो देखो आपकी कोल्ड अप कैपिटल, और शेयर कितने थे यहाँ हमारे, जो इशूड करी है कंपनी वो 800 शेयर है, लेकिन सब्सक्राइब कितने हुए, 700। तो अब आप यहाँ देखिए ये क्या पूछ रहा है, ये कह रहा है एक तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल, तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितनी है, कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया है, 800 लोगों ने सब्सक्राइब किया है, ठीक है, और एक शेयर कितने का है, 100 का एक शेयर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आ, ये हो गया। और दूसरा क्या पूछ रहा है, दूसरा पूछ रहा है कि 800 शेयर पर जो पब्लिक ने सब्सक्राइब किए हैं, एक तो होगी इशूड, एक तो इशूड हो गई है, एक है सब्सक्राइब। तो सब्सक्राइब कितने की है, 700। तो 700 की बात कर रहा है ये, 700 पे कितने का शेयर था, 100 रुपए का शेयर था। तो शेयर कितने का है, 100 रुपए का। इस 100 रुपए में से कंपनी ने कितने मांगे, केवल 60 रुपए मांगे हैं। कितने नहीं मांगे कंपनी ने, 40 नहीं मांगे। तो अब देखिए 100 रुपए क्या है, ये तो है आपकी सब्सक्राइब्ड कैपिटल, 100 का 100 सब्सक्राइब कर लिया। और ये क्या है आपकी, ये है आपकी जो मांग ली, ये क्या है, जो मांग ली कोल्ड अप कैपिटल, कोल्ड अप कैपिटल। अब आप देखिए 100 और 60 में कितने का अंतर आ रहा है, 40 का। तो 40 क्या होती है, ये होती है अनकोल्ड कैपिटल, जो अभी तक मांगी नहीं गई है, जो कंपनी ने याचित नहीं करी। याचित मतलब, याचित होता कॉल को कहते हैं, ठीक है, याचित क्या होता है, कॉल को कहते हैं। तो कंपनी क्या करती है, एक तो कॉल कर ली, एक कॉल नहीं करी, तो बस ये उसी को पूछ रहा है जो कॉल नहीं करी। सिंपल, एक बार दोबारा देख लीजिए इसको। देखिए शेयर आप बिल्कुल सब मैं यहाँ साफ कर देता हूँ, केवल हम इजीली उसको ही देखेंगे कि ये बात किसकी कर रहा है। ये बात जो कर रहा है ये आपके, ये बात जो कर रहा है ये आपके किसकी कर रहा है, केवल मांगी गई और ना मांगी गई के अंतर को, ठीक है। तो उसी को हम यहाँ पर देखते हैं दोबारा। तो देखिए 100 रुपए का शेयर था आपका, कितने का शेयर था, 100 रुपए का तो शेयर था, इंक चेंज कर लेते हैं। तो 100 रुपए का शेयर था, 100 में से जो मांगे गए हैं 60 मांगे गए हैं, और 40 रुपए अगर नहीं मांगे गए, तो एक तो ये सब्सक्राइब्ड, और एक ये जो मांगे गए हैं, इसके अंतर को क्या कहते हैं, तो इसको को कहते हैं अनकॉल्ड, ठीक है, अयाचित, ठीक है, अयाचित हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में आप ये भी याद रखना कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन कैपिटल कितनी होती है, वो 90% होती है। जब तक टोटल शेयर के 90% एप्लीकेशन नहीं आ जाती, कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकती, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। अनर्ज अनअर्जित आय को माना जाता है, अनअर्न्ड इनकम इज कंसीडर्ड एज। अब देखिए आपको क्या करना था, आपसे किसी ने कहा, आप क्या करते हैं, मान लेते हैं आप मार्कर बनाते हैं, आप क्या बनाते हैं, मार्कर। और किसी दूसरे आपके दोस्त ने कहा कि भाई मैं जो बनाता हूँ मैं पेन बनाता हूँ, तो आप मेरे पेन भी बिकवा दीजिए, मैं आपको कमीशन दे दूंगा। अब आपने क्या काम किया, आपने उससे कहा ठीक है दोस्त, मैं तुझे तेरे पेन बिकवा दूंगा, आप एक काम करो, मुझे कुछ एडवांस में पैसे दे दो कमीशन। उसने क्या किया, आपको 10,000 रुपए एडवांस दे दिए, लेकिन आपने उसका अभी माल बिकवाया नहीं है, तो ये कमीशन आपको मिल गया। अब आप देखिए, जब ये आपने
आपको मिल तो गया बट आपने अर्न नहीं किया, कमाया नहीं है, तो ये तो आपके लिए एसेट थोड़ी नहीं बनी, ना ही लॉस है और ना ही कैपिटल, तो ये क्या बन गई आपके लिए? ये आपके लिए लायबिलिटी बन गई, दायित्व बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है? हाँ, दिख नहीं रहा था, चलो देख लीजिए, दोबारा देख लीजिए। तो आपने कमाया तो है नहीं और आपने एडवांस में ले लिया, तो वो आपके लिए क्या है? लायबिलिटी है। यहाँ पूछा है कि बताइए जो स्टैंडर्ड डाइवेशन होता है, देखिए यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, एक आपका स्टैंडर्ड डाइवेशन और एक आपका मीन डाइवेशन, एक स्टैंडर्ड डाइवेशन और एक क्वार्टल डाइवेशन। तो आप इनको याद रखना, क्या क्या है? देखिए मीन तो बीच में आएगा आपका मीन डाइवेशन और इधर आ जाता है आपका स्टैंडर्ड डाइवेशन और इधर आ जाएगा आपका क्वार्टाइल डाइवेशन। तो इनमें याद रखना रिलेशन क्या होता है? 4 स्टैंडर्ड डाइवेशन, 4 और 5 मीन डाइवेशन और आपका 6 क्वार्टर डाइवेशन। तो अब आपको क्वेश्चन बना के दे देता, कहता कि स्टैंडर्ड डाइवेशन बराबर क्या होता है? तो आप उसको लिख सकते हैं 5 अपॉन 4 मीन डाइवेशन। इन दोनों से ही क्वेश्चन बना के दे देता है, तो आप इनको तीनों को यहाँ से ही बना सकते हैं। खैर क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? इसमें पूछा हुआ है आपसे कि बताइए यहाँ पर स्टैंडर्ड डाइवेशन का कौन सा फॉर्मूला नहीं है। तो स्टैंडर्डाइजेशन का फॉर्मूला बताना है आपको, तो इसके लिए आप स्टैंडर्डाइजेशन के टोटल फॉर्मूले याद कर लें। देखिए ये भी स्टैंडर्डाइजेशन का फॉर्मूला होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, लेकिन बी यहाँ पर फॉर्मूला नहीं होता। तो स्टैंडर्डाइजेशन का फॉर्मूला आप जरूर याद कर लें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। नेक्स्ट है हमारा, मांग का नियम कहता है कि अन्य बातें समान रहने पर। ठीक है, मांग का नियम क्या कहता है? मतलब लॉ ऑफ डिमांड। तो ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, आप इसको अच्छे से कर लें। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट इफ अदर थिंग्स रिमेन सेम, वस्तु की कीमत तथा मांग के मध्य सदैव सीधा संबंध होता है। कह रहा है कि देयर इज ऑलवेज डायरेक्ट रिलेशन। डायरेक्ट रिलेशन होता है किसके? प्राइस और डिमांड के बीच में। क्या ऐसा है? मतलब अगर सामान्य वस्तु की बात की जाए तो उसमें क्या होता है कि अगर प्राइस बढ़ता है तो क्या मांग भी बढ़ती है? डायरेक्ट रिलेशन होता है? नहीं होता। अगर प्राइस बढ़ता है तो क्या होता है? डिमांड कम होती है और अगर प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ जाती है। तो देखिए पहला तो ऑप्शन ठीक है नहीं। दूसरे में कह रहा वस्तु की कीमत की मांग और इसके मांग और कीमत के मध्य विपरीत संबंध होता है। तो बिल्कुल सही है, इनवर्स रिलेशन होता है। ठीक है, क्या होता है? इनवर्स रिलेशन होता है कि मांग अगर प्राइस कम होता है तो मांग बढ़ेगी और अगर प्राइस बढ़ रहा है तो मांग घटेगी। तो इनवर्स रिलेशन होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट में पूछ रहा है आपसे, ऋण पत्र के लिए शोधन कोष खाते में प्रतिवर्ष राशि हस्तांतरित की जाती है। तो जो सिंकिंग फंड फॉर रिडेप्शन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर को जब रिडेप्शन करना है, उनका पैसा वापस देना है, तो कह रहे हैं इन द सिंकिंग फंड रिडेप्शन ऑफ द डिबेंचर अकाउंट इज अमाउंट इज द ट्रांसफर टू एवरी ईयर। ऋण पत्र के लिए शोधन खाते में प्रतिवर्ष राशि हस्तांतरित की जाती है। तो कौन सी राशि हस्तांतरित की जाती है? संचय खाते से, लाभ हानि खाते से, पूंजी खाते से या सरप्लस अकाउंट से? तो सही आंसर होगा आपका लाभ हानि खाते से। लाभ हानि खाते से क्या होता है? प्रति वर्ष जो ऋण पत्र होते हैं उनके शोधन करने के लिए कुछ राशि हस्तांतरित की जाती है, ट्रांसफर की जाती है। और देखिए ये आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसको कभी कैसे पूछ लेता, कभी पूछ लेता कि लाभ हानि खाते में लाभ हानि खाते से कहाँ पर हस्तांतरित की जाती है? एक बार ये भी पूछा हुआ है, तो वहां पर आंसर शोधन कोष खाता हो जाता है। इसको आप अच्छे से याद कर लें। आगे पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक दर वह दर है जिस पर, बैंक रेट की बात कर रहा है, बैंक रेट विच इज कमर्शियल बैंक बोरो मनी फ्रॉम रिजर्व बैंक। जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो बोरो करते हैं रिजर्व बैंक से, या लैंड मनी टू कस्टमर, या कस्टमर से लैंड करते हैं मनी, उधार लेते हैं, या बोरो मनी फ्रॉम कस्टमर, या कस्टमर से उधार लेते हैं। ठीक है, ग्राहकों से उधार लेते देखिए दोनों दोनों सेम आ रहे हैं। ग्राहकों को उधार देते हैं, अच्छा यहाँ लैंड करते हैं, देते हैं, और यहाँ पर उधार लेते हैं। या लैंड मनी टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को उधार देते हैं।
तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेते हैं। तो याद रखना, जो कॉमर्शियल बैंक है जहां पर आपके अकाउंट होते हैं, जैसे आपके अकाउंट एसबीआई स्टेट बैंक में हो सकता है, बैंक ऑफ इंडिया में हो सकता है, एचडीएफसी बैंक में हो सकता है, तो ये सभी बैंक क्या करते हैं, ये उधार लेते हैं किससे, आरबीआई से लेते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। अगर ये लंबे समय के लिए उधार ले रहे हैं, लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए ले रहे हैं, तो बैंक इनको जो लॉन्ग टर्म के लिए जो उधार देता है उसको बैंक रेट कहते हैं। और अगर शॉर्ट शॉर्ट टर्म के लिए उधार लेते हैं तो उसको फिर ये बैंक रेट ना कहकर क्या बोलते हैं, रेपो रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेपो रेट बोलते हैं। और अगर रिजर्व बैंक भी इनसे ले लेता है पैसा उधार तो उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो दोनों ही आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर, बिल ऑफ लेडिंग इज इशूड बाय, जो जहाज बिल्टी निर्गमित की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है? क्या शिपिंग कंपनी के द्वारा, एजेंट ऑफ इंपोर्टर द्वारा, कैप्टन ऑफ शिप द्वारा? देखिए, कैप्टन ऑफ शिप द्वारा एक की जाती है, वो होती है मैट रिसीट। वो क्या होती है, मैट रिसीट। तो मैट रिसिप्ट याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो मैट रिसिप्ट कौन जारी करता है? कैप्टन ऑफ द शिप, जहाज का जो कप्तान होता है वह जारी करता है। लेकिन हमसे यहाँ क्या पूछा है, जहाज बिल्टी निर्गमित की जाती है तो वो शिपिंग कंपनी करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट परफॉर्म्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? आरबीआई के बारे में देखिए, आरबीआई को आप अच्छे से पढ़ कर जाएं, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको पढ़ कर जाएं। इसके फंक्शन, एस्टेब्लिश्ड हेडक्वार्टर, और ये भी देख लें कि वर्तमान में इसके जो गवर्नर है उनको भी देख कर जाएं। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारतीय रिजर्व बैंक का नहीं है? नोटों को निर्गमन करना, है ना, कौन सा कह रहे हैं, कौन सा कार्य है? तो ये तो कार्य है। साख नियंत्रण करना, बिल्कुल करता है साख नियंत्रण। जनता से ब्याज पर, देखिए जनता इससे क्या है, सीधा कांटेक्ट नहीं करती, को कमर्शियल बैंक से करती है। विदेशी विनिमय प्रबंधन में नियंत्रण करना, ये भी बात ठीक है, लेकिन सी गलत है। ये क्या है, जनता से सीधा ट्रांजैक्शन नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोका लिमिटेड, किसकी बात हो रही है? अशोका लिमिटेड की बात हो रही है। अशोका लिमिटेड ने एक मशीन टाटा एंड सन से 1.5 लाख रुपए में खरीदी। ठीक है, 1.5 लाख रुपए में खरीदी है। तो ये कितने, 1.5 लाख। तो क्या ये एक ट्रांजैक्शन है, या फिर ये कोई इवेंट है, या एक नॉन फाइनेंशियल डेटा है, या इनमें से कोई नहीं? तो ये क्या है, एक ट्रांजैक्शन है। क्यों? ये ट्रांजैक्शन इसलिए, इसकी मॉनेटरी वैल्यू है। और ट्रांजैक्शन जो होता है हमारे बिजनेस की पोजीशन पर इफेक्ट डालता है। तो ये क्या इफेक्ट डाल रहा है? ये इफेक्ट डाल रहा है कि हमने इससे जब खरीदी है तो ये उधार ट्रांजैक्शन है। देखिए, जब नाम आ जाता है तो ये क्या होता है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है, उधार होता है। जैसे राम से गुड्स खरीदा तो ये उधार है। ठीक है, नगद नहीं है। तो यहाँ एक मशीन खरीदी अशोका लिमिटेड ने, ठीक है, किससे? टाटा एंड सन्स थे। तो ये उधार लेन देन है। तो इससे क्या हुआ, एक तो हमारी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, तगादा बढ़ गया हमारे ऊपर, और दूसरा हमारे बिजनेस की एसेट भी बढ़ गई। तो ये क्या कर रहा है, इफेक्ट डाल रहा है, असर डाल रहा है, एसेट इससे बढ़ रही है, लाइबिलिटी भी बढ़ रही है। तो ऐसा ट्रांजैक्शन होता है, ऐसी इवेंट जो फाइनेंशियल फाइनेंशियल हो, जिसको हम माप सकते हो पैसे में, और साथ में हमारे बिजनेस पर इफेक्ट डाल रही हो, वो क्या होता है, वो हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। कहाँ से पूछा है? 11th क्लास की एनसीईआरटी से ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी कंपनी अपने आंतरिक अंकेक्षण की नियुक्ति करती है, तो किसी कंपनी अंकेक्षण की नियुक्ति, देखिए मैंने इसकी मैराथन बनाई है। तो मैराथन आपको दी है, आप ऑडिटिंग की मैराथन जरूर देखें। ठीक है, और उसमें जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैंने यहाँ पर बनाए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, ये क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं किसकी, कंपनी के अंकेक्षण की। लेकिन जहां पर ये भी ये नहीं कर पाते, अगर ये नहीं कर पाते तब शेयर होल्डर करते हैं। ठीक है, कौन करते हैं, शेयर होल्डर। अब यहाँ आंतरिक अंकेक्षण की बात हो रही है, तो आंतरिक अंकेक्षण की जो नियुक्ति करता है वो कौन करता है, संचालक मंडल करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। लेकिन अगर ये फेल हो जाते तो कौन करता, शेयर होल्डर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैस्लो की आवश्यकता के अनुक्रम को तार्किक ढंग से पुनर्व्यवस्थित कीजिए। देखिए, यहाँ पर जो मैस्लो हैं, इन्होंने जो मनुष्य की आवश्यकताएं हैं उनको एक पिरामिड में बताया है।
कहा है कि सबसे पहले मनुष्य किन ज़रूरतों के लिए काम करता है? तो सबसे पहले जो मनुष्य काम करता है वो करता है फिजियोलॉजिकल नीड्स के लिए, शारीरिक आवश्यकताएँ। ये शारीरिक आवश्यकताएँ क्या होती हैं? हर व्यक्ति पहले किसके लिए काम करता है? रोटी, कपड़ा और मकान के लिए। तो ये शारीरिक आवश्यकताएँ होती हैं, तो ये सबसे पहले आ जाता है। अब आप देखिए सबसे पहले कहाँ आ रहा है? एक तो यहाँ पर आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है। तो इसका मतलब इन दोनों में से ऑप्शन होगा, तो इनको हम कट कर देते हैं। इनको हम क्या कर देंगे? कट कर देंगे। और दूसरा उसके बाद जब वो देख लेता है कि रोटी, कपड़ा और मकान का काम हो रहा है, मतलब अगर एम्प्लॉयी आपके यहाँ कोई काम कर रहा है, तो आपको ध्यान देना है उसकी कि वो इतना तो ज़रूर उसको सैलरी दो कि वो रोटी, कपड़ा और मकान बना सके। उसके बाद उसको ज़रूरत होती है सिक्योरिटी की, ठीक है? तो उसके बाद बी आ जाएगा, तो बी कहाँ आ रहा है? ए में ही आ रहा है और कहीं नहीं आ रहा है। तो फिर उसके बाद किसकी ज़रूरत होती है उसको? सिक्योरिटी नीड होती है, उसको ये डर रहता है ऐसा तो ना हो कि आज मैं यहाँ पर जॉब कर रहा हूँ, कल को मेरी जॉब छूट जाए, कल को ये कंपनी मुझे निकाल दे। तो आप उसको ये एश्योर ज़रूर करो कि हाँ भाई आप जॉब करोगे, आपको निकाला नहीं जाएगा, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है? तो वो सिक्योरिटी चाहता है। अगर उसको शारीरिक आवश्यकताएँ और सिक्योरिटी सुरक्षा की भी आवश्यकताओं की पूर्ति हो गई है। उसके बाद फिर वो क्या चाहता है? उसके बाद वो चाहता है आपकी सोशल नीड्स। फिर वो समाज से घुलना-मिलना पसंद करता है क्योंकि उसके पास इनकम तो काफ़ी हो जाती है। तो फिर आ जाती है आपकी बी, डी आ जाती है और उसके बाद सी आता है। सी में क्या है कि अब वो आत्मसम्मान की आवश्यकता की बात करता है कि देखो भई मुझे सैलरी भी ठीक मिल रही है, मुझे सुरक्षा भी दे दी गई है और अब मुझे क्या है मैंने लोगों से मिलना-जुलना भी बंद कर दिया है शुरू, रिश्ते भी मेरे काफ़ी बन गए, अब मुझे सम्मान चाहिए। तो आप अपने एम्प्लॉयी को सम्मान की ज़रूरत उसकी पूरी करो, मतलब अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो उसको मोटिवेट करने के लिए सम्मानित ज़रूर करें। और जब ये सारी आवश्यकताएँ पूरी हो जाती हैं, तो एक आवश्यकता ऐसी आती है जिस पर वो आत्म अ, आत्म-मंथन करता है, वो सोचता है कि आखिर मेरा जीवन क्यों है? मेरा लास्ट उद्देश्य क्या है जीवन का? फिर वो उसके लिए काम करना शुरू कर देता है, तो वो भी उसकी आवश्यकता पूरी होनी चाहिए, आत्म उपलब्धि की आवश्यकताएँ। तो इसलिए ये क्या है आपका ए यहाँ पर ऑप्शन सही होगा। इनमें कभी भी सीक्वेंस वेरी, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। कहीं भी किसी भी पेपर में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसको अच्छे से याद कर लें। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। रोज़नामचे में खाता बही में डेबिट तथा क्रेडिट मदों के हस्तांतरण को कहा जाता है। देखिए, जो यहाँ बात करें ट्रांसफर ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आइटम फ्रॉम जर्नल। हम जर्नल से क्या करते हैं? लेजर में ट्रांसफर कर देते हैं एंट्रीज को और इसी को क्या बोलते हैं हम? इसी को खतौनिया पोस्टिंग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? खतौनिया पोस्टिंग कहते हैं। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग तो रिकॉर्डिंग करना होगा और उसको समराइज करना होगा, एनालिसिस करना हो गया, कम्युनिकेटिंग करना, पूरे प्रोसेस हो गया। ट्रांसफर भी नहीं कह सकते, एंट्री तो ये है ही नहीं। तो ये क्या है हम क्या कर रहे हैं? एंट्री तो हमने जर्नल में कर दी थी। अब एंट्री करने के बाद उसको पोस्टिंग कर रहे हैं हम, तो आंसर क्या हो जाएगा? खतौनिया पोस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खाता बही एक पुस्तक है। देखिए जो खतौनी होती है वह मूल प्रविष्टि की पुस्तक है, अंतिम प्रविष्टि की पुस्तक है, समायोजन की पुस्तक है, संशोधन की पुस्तक है, ओरिजिनल एंट्री है, फाइनल एंट्री है या एडजस्टमेंट एंट्री है, रेक्टिफिकेशन एंट्री है। तो सही आंसर इसका होगा आपका, तो देखिए ये होती है आपकी फाइनल एंट्री की बुक। अब ये कैसे? देखिए एंट्री आप कहाँ करेंगे? सबसे पहले आप वाउचर तैयार करेंगे और वाउचर तैयार करके आप क्या करेंगे? जर्नल एंट्री करेंगे। अब जर्नल भी क्या होता है? जर्नल में भी कितने आ जाते हैं आपका? आपका जर्नल में भी आपकी काफ़ी सब्सिडायरी बुक आ जाती है, जैसे कैश बुक आ जाती है, आपकी सेल्स बुक आ जाती है, आपकी परचेज़ बुक आ जाती है, आपकी सेल्स रिटर्न बुक आ जाती है, आपकी परचेज़ रिटर्न बुक आ जाती है, आपकी बिल्स पेबल बुक आ जाती है, आपकी बिल्स रिसीवेबल बुक आ जाती है और एक जर्नल प्रॉपर है ही आपका जर्नल प्रॉपर। तो इन सभी में रिकॉर्डिंग की जाती है। तो जो प्राइमरी एंट्री होती हैं, जो ओरिजिनल एंट्री होती है वो इनमें ही की जाती है। तो ये क्या है? यहाँ तो फाइनल हो जाती है एंट्री, ठीक है? तो ये क्या हो जाती है? फाइनल। और हाँ, इसी में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट आपसे पूछ लिया जाता है कि कैश बुक को बताइए, कैश बुक कौन-सी बुक है? क्या ये प्राइमरी बुक है या ये आपकी प्रिंसिपल बुक है? तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये प्राइमरी और प्रिंसिपल दोनों ही बुक है ये। ये दोनों ही बुक है क्योंकि दोनों का काम करती है। ये किसका काम करती है? ये आपके लेजर का भी काम कर रही है और साथ में आपका रिकॉर्डिंग का भी काम कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है 2 पार्टनर हैं आर और एस। प्रॉफिट कैसे बाँटते हैं? 5:3 में बाँटते हैं।
टी को ये साझेदार के रूप में शामिल कर रहे हैं। इसको कितना देना है हिस्सा? इसको देना है 1/4 तथा एस अपने हिस्से का 2/4। अच्छा, आर तो देगा टी को 1/4 अपने हिस्से का 1/4, एस देगा अपने हिस्से का 2/5 देता है। तो आर, एस और टी का नया रेशो क्या होगा? अब आप देखिए क्वेश्चन कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पर क्या कह रहा है? तो देखिए, ये देखो पहले, एक है आपका आर, एक है आपका एस और अब नया आ गया टी। तो आर के पास कितना शेयर है? 5/8। 5/8 कैसे? इन दोनों का टोटल। और एस के पास कितना है? इसके पास है 3/8। कैसे? नीचे अपॉन में टोटल। मतलब जो भी ये प्रॉफिट कमाएंगे उसका 8 पार्ट करेंगे, 8 में से 3 ये ले लेगा और 5 ये ले लेगा। टी को क्या मिलना है? टी को समझो क्या मिलना है। टी को मिलना है जो आर का हिस्सा है, आर के हिस्से का आर के हिस्से का कितना मिलेगा? आर के हिस्से का मिलेगा 1/4 प्लस साथ में और क्या मिलेगा? और मिलेगा इसको एस के हिस्से का 3/8 का, इसको मिलेगा 3/8 का 2/5। 2/5 तो कितना मिल जाएगा इसको? टी को। तो पहले टी का ही देख लो। तो टी को देखो, 5 जब 5 आ जाएगा यहाँ 5 और अपॉन में आ जाएगा 8 4 जा 32, 8 चौक 32 और प्लस 3 2 जा 6 और अपॉन में आ जाएगा आपका 40। ठीक है। तो इन्हीं को अगर आप सोल्व करेंगे तो इन्हीं को देख लो पहले सोल्व करके। ठीक है, यहां से भी थोड़ा आइडिया मिल सकता है। दूसरा, अब इनके पास कितना बचेगा? देखिए, जो आर को मिल रहा था, तो आर अपने हिस्से में से कितना कम कर लेगा? 5/32। ये कहाँ गया इसका? ये चला गया टी के पास। इसी तरह से ये जो है आपका कौन? आपका एस। एस भी क्या करेगा? इसमें से कम कर लेगा। तो एस इसमें से कम कर लेगा। कितना कम कर लेगा? एक्स। एक्स कम कर लेगा इसमें से जो इसने टी को दिया है। तो टी को कितना दिया है? 6/40। कितना दिया है? 6/40। तो इनका देख लेते हैं कितना बचा। तो इसका यहाँ तो एलसीएम क्या आएगा? 32 ही एलसीएम आ जाएगा। तो 8 से डिवाइड करेंगे 32 को, 4। इससे इसको डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 8 चौक 32 और 4 की इसमें करेंगे 20, 5 में तो 4 पंजे 20 माइनस 32 से 32 कट गया 5। तो देखिए इसके पास तो बचा 15 और नीचे 32। इसके पास तो 15 32 बचा। इसके यहाँ देख लेते हैं इसके पास कितना बचा। तो एलसीएम क्या ले लेंगे? 40। 8 से काटेंगे 40 को 5, 5 की 3 में मल्टीप्लाई 15 माइनस 40 से 40 कटिए 6। अब 6 कम होगा 15 में से तो इसके पास बच जाएगा 11। 11/40। इसके पास कितना बच गया? 11/40 बच गया। दूसरा अगर देखें यहाँ पर, अब इसके पास कितना है? तो इन दोनों का कर लेते हैं। इन दोनों का देखेंगे तो क्या आएगा? यहाँ एलसीएम कितना लेंगे? तो यहाँ पर जब 32 और 40 का एलसीएम लेंगे वो आएगा 160। 32 से 160 को काटेंगे तो 5 बार आएगा, 5 पंजे 25 हो जाएगा प्लस 40 से काटेंगे तो 4 बार और 4 6 24। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 49 और अपॉन में 160। अब इन तीनों के रेशो आप लिखिए। देखिए, पहले का क्या आ रहा है? 15। 15/32। दूसरे का क्या आ रहा है? 11। 11/40 और तीसरे का क्या आ रहा है? 49 और अपॉन में 160। तो नीचे सबके 160 बना लीजिए। तो 160 बनाने के लिए यहाँ किसकी मल्टीप्लाई करोगे? यहाँ 5 की करोगे 32 में, तो 5 के ऊपर करोगे तो 15। 15 पंजे 75 हो जाएगा यहाँ। ठीक है, 75 कहाँ आ रहा है? ये आ रहा। उसके बाद 11 40 में 40 को 160 बनाना है तो किसकी मल्टीप्लाई करोगे? 4 की। तो 4 की फिर 11 में भी करनी पड़ेगी तो 11 चौक 44 हो जाएगा। तो ये 11 चौक वो किसकी करोगे आप इसमें? हाँ, तो किसकी करनी पड़ेगी आपको? 0 से 0 कटेगा, 4 चौक 16। ठीक, 4 की तो 11 चौक 44 आना चाहिए आपका, यहाँ आ रहा है 36। तो 11 चौक 44 होगा, यहाँ 44 होना चाहिए। उसके बाद फिर नेक्स्ट में क्या है? यहाँ पर 160 है, तो ये क्या हो जाएगा? 49 हो जाएगा। तो देखिए 49 और 75 कहाँ पर आ रहे हैं? इसमें ही आ रहे हैं। तो इसका ऑप्शन क्या लेंगे? हम बी लेंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 44 आ जाएगा। अच्छा, इस तरह की हमने जो कॉन्सेप्ट वाइज हमने जो अकाउंटिंग कराई है वो आपको बीपीएससी में कराई हुई है। कहाँ पर? बीपीएससी की जो हमने क्लास ली थी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की, TR
3 की तैयारी जो कराई थी, तो टीआर 3.0 की तैयारी में हमने टॉपिक वाइज आपको कराया हुआ है चैप्टर, वहां भी आप इनको देख सकते हैं। पूरी प्ले लिस्ट आप देखकर अकाउंट में आप फुल तैयार हो जाएंगे। दूसरी बात देखिए यहाँ पर कि नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये तो हो गया इनका रेशो। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या कहा है। नेक्स्ट है आपका खाता बही एक ऐसी लेखा पुस्तक है जिसमें केवल, अब जो लेजर है उसमें कह रहे हैं कि उसमें केवल, क्या कह रहे हैं उसमें केवल सभी खाते, सभी मतलब केवल वास्तविक खाते खोले जाते हैं, केवल वास्तविक और व्यक्तिगत खाते खोले जाते हैं, सभी खाते खोले जाते हैं, या फिर केवल व्यापार और लाभानी खाता। तो सही आंसर क्या होगा, सभी वास्तविक हो, व्यक्तिगत हो या नामात्र हो, रियल अकाउंट हो, पर्सनल अकाउंट हो या नॉमिनल अकाउंट हो, ये सभी अकाउंट खोले जाते हैं कहाँ पर, खाता बही में। सिंपल क्वेश्चन है, नेक्स्ट देखते हैं। कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर्स अकॉर्डिंग टू, देखिए इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर्स, अगर कंपनी ने अपने शेयर पर कॉल मांगी और उसको पैसा नहीं मिला तो उसको बोलते हैं कॉल इन एरियर्स। ठीक है, कॉल इन एरियर्स पर कह रहे हैं कि इंटरेस्ट जो लगाया जाता है, वो इंटरेस्ट कितना लगाया जाता है, वो भी किसके अकॉर्डिंग, टेबल ए के अकॉर्डिंग। तो देखिए ये जो किया जाता है, टेबल ए की बात करा है तो वो किया जाता है आपका 5%, लेकिन अब आपको 5% याद नहीं रखना है, अब आपको 10% याद रखना है। वो भी कैसे, अब आपसे पूछा जाएगा टेबल एफ, क्या पूछा जाएगा, टेबल एफ के द्वारा ऑल इन एरियर्स पर कितना इंटरेस्ट लगाया जाता है, तो आप बताएंगे 10% पर एनम। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, 10% पर एनम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉपीराइट अनुबंध के अंतर्गत अधिकार शुल्क की राशि की गणना की जाती है। देखिए इस बार यहाँ पर 26 की, अगर 21 के इस पेपर में बात करें तो ये जो चैप्टर है आपका अधिकार शुल्क, ठीक है, अधिकार शुल्क, तो इसमें से आपके 6 क्वेश्चंस पूछे गए हैं टोटल। तो चैप्टर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप अच्छे से जरूर कर लें। तो कह रहे हैं यहाँ पर जो कॉपीराइट होता है, ठीक है, कॉपीराइट जो लगाया जाता है, कॉपीराइट द अमाउंट ऑफ रॉयल्टी इज कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ, क्या वो नंबर ऑफ बुक्स पर कि आपने कितनी बुक्स प्रकाशित की हैं उसके अकॉर्डिंग लगाया जाएगा, या नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड, आपने बेची कितनी है उसके अकॉर्डिंग लगाया जाएगा, या टोटल कॉस्ट ऑफ बुक पब्लिश्ड, या जो बुक पब्लिश हुई है उसकी टोटल कॉस्ट कितनी आई है उसके अकॉर्डिंग लगाया जाएगा कॉपीराइट, मतलब रॉयल्टी उसके अकॉर्डिंग ली जाएगी, या टोटल सेल प्राइस, या आपका टोटल सेल प्राइस कितना है बुक्स का, जितने में आपने बेची है उस पर लगाया जाएगा। तो ये लगाया जाता है टोटल सेल प्राइस ऑफ द बुक सोल्ड, जितनी आपने बुक्स बेची हैं उनका टोटल सेल प्राइस क्या है, उस पर आपको कॉपीराइट देना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने कितनी बुक्स बेची हैं, कितनी बुक्स कितने रुपए की बेची हैं, टोटल सेल प्राइस पर, जो टोटल सेल प्राइस है उस पर बेची कितने की है उस पर आपको रॉयल्टी देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम किराए को इस नाम से भी जानते हैं, तो ये वही है मिनिमम रेंट। ठीक है, मिनिमम रेंट के कम से कम कितना न्यूनतम किराया लिया जाता है, जो शॉर्ट वर्किंग में आ रहा था। तो इसको क्या कहते हैं, इसको मृत किराया भी कहते हैं, इसको स्थायी किराया भी कहते हैं, इसको सम किराया भी कहते हैं। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका स्थायी संपत्ति पर ह्रास का एक उदाहरण है, डेप्रिसिएशन इज द फिक्स एसेट इज एन एग्जांपल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या रियल एक्सपेंडिचर। देखिए रियल एक्सपेंडिचर तो होता ही नहीं है। कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं, ऐसे खर्चे जिनको हम एक बार कर देते हैं, अधिक अमाउंट में होते हैं और इनका बेनिफिट कई कई साल तक मिलता है। रेवेन्यू ऐसे होते हैं जिनका बेनिफिट हमें एक ही अकाउंटिंग साइकिल में मिलता है, एक ही साल में मिलता है। और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बट इनको हम एक साथ एडजस्ट नहीं कर सकते, एक साथ नहीं दिखा सकते अपने पी एंड एल अकाउंट में, इनको कई कई साल तक दिखाते हैं, जैसे एडवर्टीजमेंट। तो यहाँ ये भी नहीं है, एडवर्टीजमेंट की भी बात नहीं हो रही। यहाँ डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट, जैसे आपने मशीन खरीदी तो वो हर साल कितनी आप उसको खर्च कर रहे हो, कितनी यूज हो रही है, वो होती है आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, इसको आप याद रखें। जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर, मशीन ले ली, फर्नीचर खरीद लिया, ठीक है, ये तो होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। और
जैसे आपने सैलरी दी, वेजेस दी, ये क्या हो जाते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि आपको हर साल वेजेस देनी पड़ेगी, हर साल आपको सैलरी देनी पड़ेगी, बट हर साल आपको मशीन खरीदनी नहीं पड़ती। तो ये क्या है आपका? कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और देखिए ये जो है कैपिटल रेवेन्यू, ये 11th में भी है और आपकी ग्रेजुएशन भी है, में भी है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रत्येक प्रणामक पर हस्ताक्षर होने चाहिए। कह रहे एवरी वाउचर शुड बी साइन, किसके? अकाउंट ऑफिसर के होने चाहिए, अकाउंटेंट के होने चाहिए, मैनेजर के होने चाहिए, रेस्पॉन्सिबल ऑफिसर के होने चाहिए। तो देखिए जो जिम्मेदार है, जो रेस्पॉन्सिबल है, उसके इस पर सिग्नेचर होने चाहिए, किस पर? वाउचर पर। वाउचर क्या होते हैं? वाउचर होते हैं आपके, देखिए एक अकाउंटिंग वाउचर होते हैं आपके, क्या होते हैं? अकाउंटिंग वाउचर होते हैं। जैसे आप अकाउंटिंग डेबिट नोट, क्रेडिट नोट बनाते हैं, ये अकाउंटिंग वाउचर हैं आपके। और एक आपके सोर्सेज ऑफ डॉक्यूमेंट होते हैं, वो कौन से होते हैं? जो एविडेंस होते हैं ट्रांजैक्शन का, जैसे आपका बिल, इनवॉइस, ठीक है, या पे इन स्लिप, बैंक में पैसा जमा करते हो तो पे इन स्लिप, ठीक है, ये क्या होते हैं? आपके वाउचर्स होते हैं। नेक्स्ट, मैंने वो कहा ना कि बीपीएससी में हमने टीआरई 3 में हर चैप्टर को हाँ, मतलब क्रम वाइज आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमने कराया है चैप्टर, हर चैप्टर कराया हुआ है, वहां आप जाके देख सकते हैं। अंकेक्षण प्रारंभ होता है जहां, समाप्त होता है, तो याद रखना। देखिए ये कहा जाता है कि जहां पर बुक कीपिंग समाप्त होती है, जहां बुक कीपिंग समाप्त होती है वहां पर अकाउंटिंग शुरू होती है, और जहां पर अकाउंटिंग शुरू हो जाती, खत्म हो जाती है, वहां पर ऑडिटिंग शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर क्या होएगा? अकाउंटिंग। तो जहां अकाउंटिंग खत्म होती है वहां पर आपकी अंकेक्षण या ऑडिटिंग शुरू हो जाती है। उप पट्टे की दशा में पट्टेदाता द्वारा अर्जित अधिकार शुल्क क्रेडिट किया जाता है, तो वो उसको जो अधिकार शुल्क मिल रहा है, इसको पट्टेदाता, तो पट्टे दाता को जो उसको रॉयल्टी मिल रही है, ठीक है, जो उसकी अर्निंग है, उसको वो कहाँ दिखाएगा? उप पट्टे खाते में, लाभ हानि खाते में दिखाएगा, या लघु कार्य प्राप्त खाते में, लघु कार्य राशि खाते में दिखाएगा, या प्राप्य अधिकार शुल्क खाते में? तो वो इसको दिखाता है प्राप्य अधिकार शुल्क खाते में, रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट के कितनी रॉयल्टी उसको मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए जब जहाज में माल लादा जाता है तो जहाज में समादेशक अधिकारी द्वारा जो रसीद निर्गत की जाती है उसे कहते हैं। तो देखिए जहाज की बात हो रही है, किसकी? रिसीट इशूड बाय द कमांडेड ऑफिसर ऑफ द शिप, मतलब वही कैप्टन की बात हो रही है। व्हेन कार्गो इज लोडेड ऑफ द शिप, तो जब शिप पर आप जहाज लाते हैं, तो मैंने ये शुरू में ही बता दिया, तो उसको क्या बोलते हैं? मैट रिसीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैट रिसीट बोलते हैं। और ये मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, आप इसको अच्छे से याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कंपनी ने 20,000 रुपए अपने भवन की रंगाई पर खर्च किए, इसे अभिलेखित किया जाएगा। अब आप बताइए, देखिए इसको, अब इसको सोचिए, आप इसको क्या कहेंगे? अब आप इसको कैपिटल कहेंगे एक्सपेंडिचर, या कौन सा कहेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पर्सनल एक्सपेंडिचर की तो यहाँ बात ही नहीं आएगी। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे। देखिए यहाँ ये ऐसा तो है नहीं कि इसको आप एक साल में नहीं दिखा सकते, इसको तो आप एक साल में दिखा सकते हैं, ठीक है, एक साल में ही एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका? डेफर्ड तो होगा नहीं, इसको काट देते हैं। पर्सनल भी नहीं होगा। अब बचे ये दोनों। अब देखिए फिक्स कैपिटल, अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं अगर कोई फिक्स एसेट खरीदते हैं। अब आपने यहाँ बताइए, यहाँ आपने जो भवन है, जो बिल्डिंग है, क्या वो खरीदी है? वो खरीदी नहीं है। अगर खरीदते तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता। आप तो उसको खरीदी हुई को क्या है, हर साल रिन्यू करा रहे हैं, पेंट करा रहे हैं उस पर, तो ये क्या हो जाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। दो क्वेश्चन तो देखो आपको इसको यही मिल गए हैं, तो इसको आप अच्छे से कर लें। साख नियंत्रण की परिमाणात्मक तकनीक में निम्नलिखित को सम्मिलित नहीं किया जाता है। अंडर क्वांटिटेटिव टेक्निक ऑफ द क्रेडिट कंट्रोल फॉलोइंग टेक्निक नॉट इंक्लूड। तो देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है ये? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से कर लें। देखिए ये जो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, साख कंट्रोल की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पर साख साख नियंत्रण की बात हो रही है। तो साख नियंत्रण करने के लिए दो तरह की तकनीकें होती हैं। एक होती है परिमाणात्मक, एक होती है परिमाणात्मक, एक होती है गुणात्मक। एक होती है क्वांटिटिव, एक होती है क्वांटिटिव, एक होती है क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव, क्वालिटी की बात हो रही है, क्वालिटी की, और यहाँ हो रही है क्वांटिटी की बात। अब अगर यहाँ पर बात करें तो आप इसको अच्छे से याद कर लें। देखिए अगर मात्रात्मक की बात करें, किसकी बात करें? मात्रात्मक की। क्या यहाँ मात्रात्मक है? क्वांटिटिव है?
बिल्कुल है। तो इन क्वांटिटेटिव की ही बात करेंगे, तो ये होती है आपकी, एक तो बैंक दर होती है, एक क्या होती है? बैंक दर होती है। दूसरी होती है आपकी रेपो रेट। क्या होती है? रेपो रेट होती है, बैंक इसको कम करके, ज़्यादा करके नियंत्रण कर सकता है। एक होती है रिवर्स रेपो रेट होती है, एक होती है सीआरआर। क्या होती है? सीआरआर मतलब नगद आरक्षित अनुपात। एक होती है एसएलआर। एक क्या होती है? एसएलआर। ये क्या होता है? सावधिक तरलता अनुपात। ठीक है। और एक होती है खुले बाजार की क्रियाएं। एक होती है खुले बाजार की क्रियाएं। तो अब आप इसमें देख लीजिए, इसमें कहा कौन सी तकनीक नहीं है। खुले बाजार की क्रियाएं हैं, बिल्कुल ये भी है। उसके बाद परिवर्तनशील नगद कोष अनुपात, कैश रिजर्व रेशो है, बिल्कुल ये भी है। साख की सीमा का निर्धारण करना, साख की सीमा का निर्धारण करना। देखिए यहाँ पर अगर देखें, जो साख की सीमा का निर्धारण करना, ये कोई टेक्निक यहाँ पर नहीं आई। हाँ, बैंक रीति नीति दर है, बैंक रेट तो है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। लेकिन इसका दूसरा पार्ट भी अगर हम देखें, तो दूसरे पार्ट में क्या है इसके? दूसरा पार्ट मैंने क्या बताया आपको? दूसरा बताया क्वालिटेटिव। दूसरा क्या बताया? क्वालिटेटिव। तो इसमें क्या होता? मार्जिन रिक्वायरमेंट। क्या होता है? फिक्स ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट। ये टेक्निक होती है। इसमें क्या हो जाता है कि इसमें मार्जिन बता देता है कि आपको कितना लोन देने के लिए कितने रुपए की चीज गिरवी रखनी जरूरी है। एक होता है राशनिंग क्रेडिट, एक क्या होता है? मोरल सुएशन। एक क्या होता है? मोरल सुएशन, जिसमें मोरल दबाव डालता है आरबीआई। क्या करेगा? जो कॉमर्शियल बैंक है उन पे दबाव डालता है, मोरल दबाव डालता है, तो ताकि वो अपनी जो लोन है उसको कम दे। दूसरा होता है एक आपकी राशनिंग ऑफ क्रेडिट। इसमें क्या करता है? जो केंद्रीय बैंक होता है उनको अधिकतम सीमा कोटा दे देता है कि आपको कहाँ पर कितना लोन देना है, कितना नहीं देना। ठीक है। और एक आपकी, तो ये टेक्निक कौन सी हो जाती है? ये हो जाती है आपकी क्वालिटेटिव। आप दोनों को याद रखें। वैसे 12th में से है, ये इकोनॉमिक्स में से क्वेश्चन पूछा गया है, 12th के सिलेबस से। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, देखिए जो आपकी 11th और 12th की बुक है, सबसे पहले आप 11th 12th की बुक्स को अच्छे से पढ़ें। और वो भी कौन सी? अकाउंटेंसी की भी, और आपकी बिजनेस, और साथ में आपकी इकोनॉमिक्स। इनको अच्छे से कर लें। आपका 60% तो पेपर यहीं से आ जाएगा। अब बात होती है 40% की। इसके लिए आपको कुछ बुक्स ग्रेजुएशन की पढ़नी होती हैं। ठीक है, ग्रेजुएशन की कुछ बुक्स पढ़नी होती हैं, और जैसे कि आप ऑडिटिंग पढ़ेंगे, ऑडिटिंग से आना है आपका, और साथ में आप पढ़ेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो कि आपने बीकॉम में पढ़ी होगी। उसमें से आपका रॉयल्टी अकाउंट आता है, और आपका किराया क्रय पद्धति आता है, और आपका साथ में किस्त भुगतान पद्धति, प्रभाग पद्धति, ये सब आ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है? आगे क्वेश्चन है, समायोजन में दिया गया है, लेखांकन वर्ष के दौरान व्यापारी द्वारा 5,000 रुपए का नमूने के लिए मुफ्त वितरण किया गया। अंतिम खाते तैयार करते समय इसे आप कहाँ दिखाओगे? आपने क्या किया है? आपने 5,000 रुपए का गुड्स फ्री सैंपल में दे दिया। अब आप फाइनल अकाउंट बना रहे हैं, तो बताओ आप इसको कहाँ दिखाएंगे? तो आप इसको कहाँ पर दिखाएंगे? इसको आप ट्रेडिंग अकाउंट में भी दिखाएंगे, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दोनों में इसको आप दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे? देखिए, जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाएंगे, क्योंकि आपका गुड्स कम हो गया। दूसरा, ये क्या है? ये आपका एडवर्टीजमेंट है, ये आपका सेल प्रमोशन एक्सपेंस है, तो आप इसको पी&एल के डेबिट साइड में भी दिखाएंगे। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत किसी संगठन के कर्मचारियों के मध्य कार्य का विभाजन उचित विवेकपूर्ण ढंग से किया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको आंतरिक अंकेक्षण नहीं, आंतरिक रोकथाम नहीं, आंतरिक मूल्यांकन नहीं, आंतरिक प्रबंधन। देखिए, कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। पहली बात, ये प्रोसेस पूछ रहा है, जहां पर काम का बंटवारा होता है तो वो तो डेलीगेशन ऑफ वर्क होता है। ठीक है, वो अब ये डेलीगेशन वर्क नहीं है, तो मैनेजमेंट का वर्क हो जाता है, इंटरनल वर्क। लेकिन यहाँ पर जो बात कर रहा है ऑडिट, चेक, इवेल्युएशन, तो यहाँ बात कर रहा है ये ऑडिटिंग से। ऑडिटिंग में इन्होंने साफ नहीं लिख के दिया है। इसमें होता है कि जब इस तरह से कार्य का विभाजन किया जाता है कर्मचारियों में, कि एक पर्सन का काम दूसरे पर्सन से चेक हो जाए। जब एक पर्सन का काम दूसरे पर्सन से चेक हो जाए, तो उसको क्या कहा जाता है? ये यहाँ पर ये कहना चाह रहा है। ठीक है, ये यहाँ पर यही कहना चाह रहा है। तो ये क्या हो जाता है? इंटरनल चेक बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? इंटरनल चेक कहते हैं। जब एक एक मेंबर का काम दूसरे मेंबर चेक कर ले, तो उसको क्या बोलते हैं? इंटरनल चेक कहते हैं। तो ये क्या आ रहा है? आंतरिक चेक, मतलब
आंतरिक रोकथाम से इसका उद्देश्य है पूछने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं जो मतलब जिस पर फिर हम क्या करते हैं, हम क्लेम करते हैं फिर उस पर कि देखिए इसका ये आपने गलत पूछा था, ये वही है जिस पर क्लेम होते हैं। रणनीतिक नियोजन किया जाता है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज डन बाय। तो जो प्लानिंग की जाती है स्ट्रेटेजिक स्ट्रेटेजी बनाई जाती है, रणनीतिक बनाई जाती है, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट करता है, सुपरवाइजरी लेवल करता है या ऑपरेटिंग लेवल करता है। तो देखिए यहाँ पर तीन ही होते हैं आपके मैनेजमेंट के स्तर, कितने हैं आपके, तीन ही, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और सुपरवाइजरी लेवल। तो ये काम जो होता है ये टॉप लेवल मैनेजमेंट मैनेजमेंट करता है। ठीक है, कैसे, ये प्लानिंग करेगा और इस प्लानिंग को मिडल वाले क्या करेंगे, मिडल वाले अप्लाई करेंगे अपने अपने डिपार्टमेंट पर। और फिर वो फॉलो हो रहा है या नहीं, कर्मचारी उसी के अनुसार काम कर रहे हैं या नहीं, वो कौन करेगा, सुपरवाइजर देखता रहेगा, सुपरवाइजरी मैनेजमेंट में ये आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी आपको, देखिए हम एक तो अपडेट देते रहते हैं समय समय पर, ठीक है, कि कब क्या हो रहा है, आपको अपडेट वो भी शॉर्ट में बता देते हैं। रिजल्ट आ गया, आंसर की आ गई आपकी, या कोई वैकेंसी आ गई, तो आपकी ज्यादा से ज्यादा 1-2 मिनट लेते हैं, उसमें आपको हम डिटेल में बता देते हैं पूरा कि हाँ क्या वैकेंसी निकली है, क्या क्या इसमें बातें बताई गई हैं। तो इस तरह के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। किसी विपरीत अनुबंध के अभाव में एक साझेदारी फर्म का समापन होने पर जो पूंजी लाभ है साझेदारों की बांटा जाता है। कह रहे इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट, कोई एग्रीमेंट तो हुआ नहीं है, मतलब पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, तो कैपिटल प्रॉफिट ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, अगर पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन पर, पार्टनरशिप क्या कर रहे हैं आप, उसको बंद कर रहे हैं, तो वहां पर क्या करें, कैपिटल प्रॉफिट ऑन द डिसोल्यूशन। तो यहाँ अगर कैपिटल प्रॉफिट होता है तो आप इसको किस अनुपात में बांटेंगे। ठीक है, तो आप कैपिटल प्रॉफिट को किस अनुपात में बांटेंगे। तो भाई पहली बात तो आप गार्नर बनाम मर्रे वाला नियम यहाँ बिल्कुल ना देखें, क्योंकि यहाँ पर सामने से उसकी जिक्र नहीं किया गया है गार्नर बनाम मर्रे के द्वारा, और उसके यहाँ कोई मेंशन नहीं कर रहा है, इसलिए आप ये ना जाए कि गार्नर, मन्ने और विलिगन्स वो तीन पार्टनर थे, तो उसके अनुसार यहाँ पर इसको सोल्व ना करें। तो ये किस में बांटा जाएगा, लाभ वितरण अनुपात में बांटा जाएगा। और जबकि वहां कोर्ट का निर्णय अलग था, कोर्ट ने ये कहा था कि जो पूंजीगत नुकसान हुआ है वो पूंजीगत अनुपात में, और जो आपका जो पूंजीगत हुआ है पूंजीगत में, और जो आपका लाभ मतलब प्रॉफिट है, आपका जो लाभ अनुपात है उसमें बांटेंगे आप, यदि आपका ऑपरेटिंग लॉस होता है उसको। ठीक है, तो वो कोर्ट का अलग नियम था। यहाँ आपसे बस ये पूछा गया है कि बताइए जो साझेदार हैं वो किस अनुपात में बांटेंगे, किसको, लाभ को, कब हुआ है, पूंजीगत लाभ है, डिसोल्यूशन के टाइम हुआ है, तो लाभ हानि अनुपात में बांटेंगे। बाकी इसमें ऑप्शन वरना क्या आ जाता, फिर आपका पूंजीगत अनुपात आ जाता। ठीक है, यहाँ पे अप्लाई कौन सा हो रहा है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो प्रॉफिट कैसे बढ़ता है, या तो प्रॉफिट रेशो में बढ़ता है या फिर इक्वली बढ़ता है। अच्छा रुको, यहाँ पर क्या है, अनुबंध तो है ही नहीं, कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, और जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता तो फिर तो हम कैसे बांटते हैं, प्रॉफिट को इक्वली बांटते हैं। तो फिर हम इसको इक्वल बांटते हैं, तो फिर हम इसको समान रूप में बांटेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, आप इसका आंसर देंगे। ठीक है, ये आपके लिए मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है, वैसे जो आयोग ने माना था इसको क्या माना था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो माना था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस में विपरीत प्रविष्टियां होती हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द कॉन्ट्रा एंट्रीज। तो कॉन्ट्रा एंट्रीज देखिए सिंपल कैश बुक में तो हो ही नहीं सकती। ठीक है, पैटी कैश बुक में भी नहीं होती हैं, खुदरा रोकड़ बही। हाँ, 3 कॉलम कैश बुक जो होती है उसमें कॉन्ट्रा एंट्री होती है। ये कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है, कॉन्ट्रा एंट्री होती है, जैसे हम कैश बुक बनाते हैं तो डेबिट साइड में क्या लिखते हैं हम, जितने भी जहां से भी हमें जहां से भी हमें पैसा मिल रहा है उसको हम डेबिट साइड में लिखते हैं, और जहां भी हम पेमेंट कर रहे हैं उसको क्रेडिट साइड में लिखते हैं। कभी कभी क्या होता है, हम बाहर पेमेंट नहीं करते, बैंक से पैसा निकालते हैं और बिजनेस में लाकर रख लेते हैं, या बिजनेस का पैसा बैंक में जमा करते हैं। तो ट्रांजैक्शन ऐसे समझिए हमारी दो पॉकेट है, उन दोनों के ही बीच बीच में हो रहा है, किसी हम बिजनेस से बाहर पेमेंट नहीं कर रहे, ना ही पेमेंट वहां से मिल रहा। ठीक है, तो इस तरह की जो होती है ट्रांजैक्शन, उनको हम कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। ठीक है,
विपरीत प्रविष्टियां कहते हैं। नेक्स्ट तो इसको कहाँ करते हैं, 3 खाने वाली रोकड़ बही में करते हैं। नेक्स्ट क्या है, निम्न में से किसका प्रयोग पूर्वाधिकार अंशों के शोधन हेतु नहीं किया जा सकता। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड टू रिडेम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर, इंश्योरेंस फंड, वर्क वर्कमन कंपनसेशन फंड, या जनरल रिजर्व, या प्रॉफिट पीरियड टू इनकॉर्पोरेशन। मतलब इनकॉर्पोरेशन आपकी कंपनी अभी बनी भी नहीं है और उससे पहले आपको प्रॉफिट हो गया है। सही आंसर होगा आपका, यही सही आंसर होगा, प्रॉफिट पीरियड टू इनकॉर्पोरेशन। जो समामेलन से पूर्व आपको लाभ हुए हैं उनसे आप रिडक्शन नहीं कर सकते। एक सिनेमा हॉल में बैठने की क्षमता बढ़ाने पर हुए खर्च को आप क्या कहेंगे। देखिए, आपने सिनेमा हॉल, आपने क्या किया है, सिनेमा हॉल आपने इंक्रीज किया है, बढ़ाया है उसे। ऐसे समझ लिए कि आपने एक कमरा और तैयार कर लिया। तो आप इसको कौन सा कहेंगे, तो आप इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे। तीसरा क्वेश्चन आया है आपका यहीं से ही। ठीक है, आप समझिए, आप क्या करें, बिल्डिंग को बढ़ा रहे हैं, बिल्डिंग को बढ़ा रहे हैं, ये नहीं जो बिल्डिंग है उसकी सर्विस कर रहे हैं, बिल्डिंग को बढ़ा रहे हैं, मतलब एक तरह से इंक्रीज कर रहे हैं अपनी फिक्स एसेट को। तो इसलिए क्या हो जाएगा, आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार अंशों के आवेदन के लिए न्यूनतम आवेदन राशि अंशों के अंकित मूल्य का कितना प्रतिशत होती है। तो अगर यहाँ बात करें किसकी, यहाँ बात हुई है कंपनी अधिनियम की, तो कितना है, 5% है। लेकिन अगर सेबी की बात करें तो सेबी क्या कहता है, सेबी कहता है कि मिनिमम आपको 25% जो एप्लीकेशन मनी है वो आपको लेनी है, फेस वैल्यू की 25%। जैसे आपका शेयर तो है 200 रुपए का, तो आप इसका 25% मतलब 50 रुपए आपको कम से कम मांगने पड़ेंगे, कब, एप्लीकेशन पर। ठीक है, और अधिक से अधिक की बात करें तो वो तो पूरे मांगे जा सकते हैं, आप एप्लीकेशन पर ही पूरा पैसा मांग लीजिए। पुरानी मशीन की खरीद पर की गई मरम्मत, अब यहाँ देखिए पुरानी मशीन है, क्या है, पुरानी मशीन, तो मशीन खाते में डेबिट की गई, यह त्रुटि क्या है। तो आपने देखिए रिपेयर करा रहे हो, आप क्या करा रहे हो, आप रिपेयर करा रहे हो। तो जब आप रिपेयर करा रहे हो तो ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, कौन सा हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। और आपने इसको ट्रीट ऐसे कर दिया जैसे कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हो। तो जब आप ये डिफरेंस नहीं करते कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिफरेंस बिना किए हुए आप जो अकाउंटिंग करते हैं, तो ये इस तरह की जो मिस्टेक होती है वो कहलाती है प्रिंसिपल ऑफ एरर, मतलब सैद्धांतिक अ, त्रुटि कहलाती है। ठीक है, क्षतिपूर्ति कौन सी होती है, क्षतिपूर्ति वो होती है जो एक गलती, आने वाली नई गलती ऐसी होगी वो पुरानी गलती को सही कर देती है। ठीक है, ओमिशन यदि आप लिखना ही भूल गए हैं, कमीशन यदि आपने अमाउंट को कम ज्यादा लिखा है। डिसीजन मेकिंग इज अ फंक्शन प्रोसेस ऑब्जेक्टिव पॉलिसी। तो डिसीजन मेकिंग क्या होता है, तो देखिए जब बात करता है एक डिसीजन मेकिंग की, एक सिंपल का क्या, एक डिसीजन मेकिंग की बात कर रहा है, तो यहाँ किसी के स्टेप की बात नहीं हो रही इसको, ये डिसीजन मेकिंग को पूछ रहा था। ये अपने आप में एक क्या होती है, एक पूरी प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस में कई स्टेप करने पड़ते हैं, तो ये क्या होती है, एक प्रोसेस होती है। नेक्स्ट है, उस अंकेक्षण का नाम बताइए जो प्राय 2 वार्षिक अंकेक्षणों के मध्य किया जाता है। पूछ रहे हैं कि ये ऑडिटिंग पूछ रहे हैं, ऐसी ऑडिट बताइए, एनुअल ऑडिट, जो क्या कह रहे हैं, इज जनरली कंडक्टेड बिटवीन टू एनुअल ऑडिट, दो ऑडिट के बीच में की जाती है। इंटरनल ऑडिट होती है, स्टैंडर्ड ऑडिट होती है, इंटरिम ऑडिट होती है, या फिर फाइनल ऑडिट होती है। तो इसको बोलते हैं इंटरिम ऑडिटिंग, मतलब अंतरिम अंकेक्षण। ये क्या है, अंतरिम अंकेक्षण है जो कि दो एनुअल ऑडिट के बीच में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट, इसमें कौन सा करेक्ट नहीं है। फॉरफिटेड शेयर कैन बी रीइश्यू, हाँ जी किए जा सकते हैं, सही है। कह रहे हैं आ नोटिस ऑफ 14 डेज शेयर होल्डर इज नेसेसरी बिफोर फॉरफिचर द शेयर, ये भी बात सही है कि 14 दिन का नोटिस आपको देना पड़ेगा। प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर कैन बी यूज फॉर राइटिंग ऑफ द प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, हाँ जी किए जा सकता है। जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं उनको आप सिक्योरिटी प्रीमियम से रिटर्न ऑफ कर सकते हो, सही बात है।
प्रॉफिट ऑन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज ट्रांसफर टू द जनरल रिजर्व। देखिए ये प्रॉफिट जो था जनरल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रबंध की निम्न परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? प्रबंध यह जानने की कला है कि क्या करना है तथा उसे रोकने का सर्वोत्तम एवं सुलभ तरीका क्या है। तो मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट टू डू एंड देन seeing that it is done in the best and cheapest way। तो ये किसने दी थी? ये दी थी हेनरी फ्योल ने, जिन्होंने क्या दिए हैं? 14 प्रिंसिपल दिए हैं। कहाँ के थे ये? फ्रांस के थे। इनका नाम आप याद रखेंगे। और इन्हीं को क्या बोला जाता है? आधुनिक प्रबंधन का जनक इनको कहा जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट इनको कहा जाता है। और साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर किसको कहा जाता है? वो है आपके टेलर को, फेडरिक विल्सन टेलर, विंसलो टेलर, फेडरिक विंसलो टेलर को। टेलर की भी काफी इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं। क्या क्या है? एक तो इन्होंने साइंस साइंटिफिक मैनेजमेंट दिया है। दूसरा इन्होंने प्राइज इन्होंने दिया है आपका पीस रेट सिस्टम दिया है। और एक क्या दिया इन्होंने? सोप मैनेजमेंट दिया है। ये कहाँ के निवासी थे? ये थे आपके यूएसए में पैदा हुए थे। कहाँ हुए? यूएसए में पैदा हुए थे। ये कौन थे? ये थे आपके मैकेनिकल इंजीनियर। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक नए साझेदार के प्रवेश के बाद सभी साझेदारों की पूंजी होनी चाहिए। तो सभी पूंजी कैसी होनी चाहिए? एडमिशन के बाद नए पार्टनर के, तो सभी की पूंजी कैसी होनी चाहिए? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अनुसार होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, या म्यूचुअली एग्रीड रेशो में होनी चाहिए। तो जैसा भी उन्होंने सहमत किया है, जिस तरह से भी उनमें भी सहमति बनी है, उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो जैसी भी सहमति बनी हुई है उसके अकॉर्डिंग इनकी कैपिटल हो सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही होगा। कह रहे नगद बिक्री का प्रमाण करते समय निम्न में से किससे संबंधित प्रमाणक नहीं माना जाता? कह रहे हैं अगर आप ये देखना चाह रहे हैं कि आपकी नगद बिक्री हुई है, तो कह रहे हैं रिलीवेंट वाउचर वाइल वाउचिंग कैश सेल्स। तो आप किसको वाउचिंग नहीं करेंगे? सेल्स बुक को। नगद बिक्री का प्रमाणन करते समय निम्न में से किससे संबंधित प्रमाणक नहीं माना जाता? सेल्स बुक से संबंधित, या कॉपी ऑफ कैश मेमो की, या एब्स्ट्रैक्ट सेल्समैन, या कैशियर समरीज। तो देखिए ये सभी तो माने जा सकते हैं, केवल सेल्स बुक है जिसको आप नहीं मान सकते नगद बिक्री के लिए। क्यों? क्योंकि सेल्स बुक जो होती है ये क्रेडिट, इसमें क्रेडिट सेल्स लिखी जाती है। सेल्स बुक में क्या लिखा जाता है? क्रेडिट सेल्स लिखी जाती है, उधार बिक्री लिखी जाती है। और यहाँ बात हो रही है नगद बिक्री की, तो सेल्स बुक को हम नहीं मान सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूल लेखांकन समीकरण आधारित है। जो बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन इज बेस्ड ऑन कॉस्ट कॉन्सेप्ट पर, या मूल लेखांकन की, या अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट पर, या एक्रूअल कॉन्सेप्ट पर, या ड्यूल एस्पेक्ट पर। तो ये किसमें? ड्यूल एस्पेक्ट पर ये आधारित होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलिमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन? कोऑर्डिनेशन का एलिमेंट कह रहे हैं कि क्या नहीं है? कोऑपरेशन नहीं है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, या कम्युनिकेशन नहीं है। तो इसका आंसर होगा आपका मोटिवेशन, क्योंकि देखिए मोटिवेशन डायरेक्ट डायरेक्टिंग का एलिमेंट्स है। किसका? डायरेक्टिंग का। तो इसको हम डायरेक्टिंग में ही इंक्लूड करेंगे। यहाँ पर जो आपका समन्वय है इसमें, कोऑर्डिनेशन में इसको इंक्लूड नहीं कर सकते। कोऑर्डिनेशन में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी होती है, कम्युनिकेशन भी होता है, और सहयोग भी दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से लेखांकन परिपाटी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अकाउंटिंग कन्वेंशन? अब अकाउंटिंग कन्वेंशंस कौन सी नहीं है? कह रहे हैं कह रहे हैं फुल डिस्क्लोजर, या कंजर्वेटिज्म, या एक्यूरल अकाउंटिंग, एक्यूरल अकाउंटिंग, या फिर कंसिस्टेंसी। तो देखिए यहाँ पर अगर बात करें, हम गैप पढ़ते हैं, जर्नल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल।
तो ये जो प्रिंसिपल होते हैं, ये 2 जगह बाँटे जाते हैं। एक होते हैं कॉन्सेप्ट और एक होते हैं आपकी कन्वेंशंस। ठीक है? एक होती हैं कन्वेंशंस। कॉन्सेप्ट क्या है? जो आपको अकाउंटिंग करने के लिए रूल दिए गए हैं, और कन्वेंशंस क्या है? जो प्रैक्टिस करते-करते आउटकम्स आपके सामने आई हैं। तो यहाँ पर एक्चुअल अकाउंटिंग क्या है? ये क्या आपका ये तो कॉन्सेप्ट हो जाता है। ये क्या हो जाता है? कॉन्सेप्ट हो जाता है, कन्वेंशन नहीं है। अब ये क्या बताता है? ये बताता है कि जब भी आपको कोई इनकम होती है, तो जब भी आपको इनकम होती है, आपको तभी उसको रिकॉर्ड करना है, चाहे उसको आपको रिसीव चाहे वो कभी भी हो। इसी तरह से जब भी कोई एक्सपेंस इनकर्ड होता है, तभी उसको रिकॉर्ड करना है, चाहे उसका पेमेंट मनी एक्सचेंज कभी भी हो। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ आंसर हो जाएगा उपार्जित लेखांकन की परिपाटी। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक साझेदारी अस्तित्व में आती है। तो देखिए, साझेदारी तो तभी बन जाती है जब हम क्या कर लेते हैं, एक एग्रीमेंट हो जाता है। ठीक है? तब आती है। अब एग्रीमेंट कैसा, यहाँ रिटन ओरल नहीं कह रहे, ये एग्रीमेंट की बात करें तो जैसे ही हमारे बीच में एक समझौता हो जाता है, साझेदारी का जन्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28 मार्च की बात हो रही है 19 की। स्टॉक वर्थ 10,000 वॉज लॉस्ट बाय फायर, आग से माल नष्ट हो गया है। द इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड फुल क्लेम, और फुल क्लेम मिल भी गया है। तो ऑन 31 मार्च को हम वाइल प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट, तो हम इसको कहाँ दिखाएंगे? हम इसको कहाँ पर दिखाएंगे? तो हम इसको दोनों जगह दिखाएंगे। ट्रेडिंग एंड ट्रेडिंग अकाउंट में भी दिखाएंगे और साथ में बैलेंस शीट में भी हम इसको शो करेंगे। ठीक है? दोनों जगह से हमें ये व्यापारिक खाते में भी दिखाएंगे और आर्थिक चिट्ठे में भी दिखाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ डिस्पर्जन, डिस्पर्जन को सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है, मापने के लिए सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, तो रेंज करते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं, या आपका विचलन गुणांक करते हैं, चतुर्थक विचलन करते हैं। तो ये सबसे ज्यादा यूज किया जाता है स्टैंडर्ड डाइवेशन, जिसका साइन कुछ इस तरह से होता है आपके सीटी की तरह। साझेदारों की पूंजी खाते पर ब्याज क्रेडिट किया जाता है। इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स इज क्रेडिट टू इंटरेस्ट अकाउंट में, या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो यहाँ करें साझेदारों की पूंजी पर जो ब्याज क्रेडिट किया जाता है, तो देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट, और टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में आ रहा है, और ये इसी की बात करें तो कि क्रेडिट किया जाता है, कहाँ क्रेडिट किया जाता है? तो ये किया जाता है क्रेडिट आपका पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। अगर एप्रोप्रिएशन की बात करें तो वो तो इसकी एडजस्टेड एंट्री होती है, वो क्या बनती है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू आईओसी। तो ये तो आई एडजस्टेड की होती है। ठीक है? यहाँ पर क्रेडिट इंटरेस्ट हो भी नहीं रहा। यहाँ पर क्या है, आपका जो इंटरेस्ट है उसको यहाँ एडजस्ट की एंट्री है, ये किसकी, क्रेडिट करने की नहीं है। लेखांकन पुस्तकों में अभिलेखित लेन देनों के प्राधिकार तथा प्रमाणिकता का सत्यापन कहलाता है। यदि आप वेरिफिकेशन कर रहे हैं ऑफ द ऑथोरिटी एंड द ऑथेंटिसिटी ऑफ ट्रांजैक्शन, तो इसको आप रिकॉर्ड अकाउंट इज कॉल्ड वेरिफिकेशन कहते हैं, इंटरनल ऑडिट कहते हैं, वाउचिंग। तो आप इसको क्या कहते हैं? वाउचिंग कहते हैं। ठीक है? क्या कर रहे हैं आप? वाउचिंग कर रहे हैं, आप वेरिफिकेशन कर रहे हैं, किसका? लेन देन के प्राधिकार का और प्रमाणिकता का। ठीक है? नेक्स्ट, अंडर हायर परचेज सिस्टम इंटरेस्ट फॉर ईच पीरियड इज कंप्यूटेड ऑन। अब हायर परचेज सिस्टम की बात हो रही है। देखिए, हायर परचेज सिस्टम होता है कि एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसी जो फाइनेंसिंग है, जिसमें जो खरीदार है उसको जो संपत्ति होती है तुरंत मिल जाती है, उसका अधिकार उस पर तुरंत हो जाता है। लेकिन जो स्वामित्व है, जो उसको स्वामित्व मिलेगा उसका, वो तभी मिलता है जब उसका मालिक वो तभी बनेगा पूर्ण रूप से, जब वो अंतिम किस्त दे देगा। जैसे कि आप बाइक किस्तों में निकालते हैं, तो उसमें क्या है, आपको चलाने का तो अधिकार रखने का तो मिल जाता है। ठीक है? आप उसको यूज तो कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप उसके मालिक नहीं हो सकते पूरी तरह से, जब तक आप अंतिम किस्त नहीं दे देते। और ब्याज जो लगाया जाता है वो लगाया जाता है जो पैसा आपने नहीं दिया है उस पर।
ठीक है? जो पैसा आपने नहीं दिया है उस पर कि हाँ, वो पैसा आपके पास है। जैसे कंपनी ने आपको कोई बाइक बेची, तो बाइक पे पैसा जितना आपने नहीं दिया है अभी तक, उस पर ब्याज लगेगा आपसे। तो यहाँ पर देखिए भुगतान न किए हुए रोकड़ शेष के मूल्य पर दिया जाता है। हार्थन परीक्षण, हार्थन एक्सपेरिमेंट किसके द्वारा किए गए थे? तो ये परीक्षण जो किए गए थे जॉर्ज एल्टन मेयो के द्वारा किए गए थे। ठीक है, और इन्होंने क्या दिया था? इनका एक बहुत बड़ा योगदान भी रहा है। ठीक है, कि क्या रहा है? क्या आप बताएंगे उसको? बिल्कुल, आप कमेंट में लिखिए कि जॉर्ज एल्टन मेयो किस चीज के लिए फेमस है। ठीक है, तो आप उसको जरूर बताएं। ठीक है, कौन सा सिद्धांत है इनका? विश्व जनसंख्या में भारत का स्थान कौन सा है? तो देखिए ये क्या आपका, ये तो करंट का क्वेश्चन हो जाता है, वैसे तो दूसरा ही है। ठीक है, लेकिन ये कहा जाता है कि अब चीन को भी हमने पीछे कर दिया है, इसका मतलब पहला हो गया। तो अब तो आप अगर अब देखना है तो वो पहला ही स्थान होगा, लेकिन जब ये क्वेश्चन पूछा गया था जब दूसरा था। ठीक है, अब पहला है, क्योंकि अब हमने चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, जनसंख्या के मामले में। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्तरीय फुटकर व्यापार का एक प्रारूप नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म ऑफ लार्ज स्केल रिटेल ट्रेडिंग? डिपार्टमेंटल स्टोर, सुपरमार्केट, मल्टी चैन स्टोर या प्रोविजन स्टोर? तो देखिए जो किराना भंडार होता है, प्रोविजन स्टोर जो होते हैं, ये जो आपके मोहल्ले में खुले हुए हैं, ये कोई लार्ज रिटेल स्केल पर नहीं होते हैं। ठीक है, ये तो क्या होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी आपका करेक्ट हो जाएगा। विज्ञापन का मूल उद्देश्य क्या होता है? ये जो आप एडवर्टाइजिंग कराते हैं, इसका इन्फॉर्म करना होता है कि हाँ ग्राहक को पता चल जाए, या फिर दूसरा समझना होता है, प्रोश्यूड होता है, या फिर याद दिलाना होता है कि आपको ये चीज अब इस तरह से आ रही है तो आप इसको खरीद सकते हैं। तो ये सारे ही उद्देश्य होते हैं, इन्फॉर्म करना भी, समझाना भी। एडवर्टाइजमेंट समझाया भी जाता है कि देखिए आप इस चीज को यूज करें तो आपको ये फायदा होगा। तो सभी क्या हो जाएंगे इसके? और ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। वे प्रतिष्ठान जो पूर्ण रूप से केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा स्वामित्व, प्रबंधित और नियंत्रित होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? सरकार द्वारा। तो सीधे क्या हो जाएंगे वो सीधे कौन से हो जाते हैं? जो सरकार द्वारा कहलाए जाते हैं, तो उनको पब्लिक एंटरप्राइजेस, सार्वजनिक उपक्रम के रूप में जाना जाता है। और सार्वजनिक उपक्रम में ही देखिए जो गवर्नमेंट कंपनी होती है, ये भी इसी का एक पार्ट होती है। ठीक है, अगर राज्य सरकार या केंद्र सरकार के पास किसी भी कंपनी के 51% शेयर कैपिटल से ज्यादा शेयर कैपिटल हो जाती है, तो वो क्या बन जाती है? वो गवर्नमेंट कंपनी बन जाती है। तो वैसे उसको क्या कहते हैं? पब्लिक एंटरप्राइजेज कहते हैं, सार्वजनिक उपक्रम कहते हैं। नेक्स्ट है आपका, the monopolistic maximize profit by the producing and selling their output at the point of which its एकाधिकार अपने उत्पादन को उस बिंदु पर उत्पन्न करने और बेचकर अपने लाभ को अधिकतम करता है जहां पर। ऑप्शन है सीमांत आगत, मार्जिनल रेवेन्यू ग्रेटर होने चाहिए मार्जिनल कॉस्ट से, या मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू दोनों इक्वल होने चाहिए, या मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा होनी चाहिए मार्जिनल रेवेन्यू से, या मार्जिनल रेवेन्यू ग्रेटर होनी चाहिए एवरेज रेवेन्यू से। तो सही आंसर होगा कि ये दोनों कैसी होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, दोनों ही सीमांत लागत और सीमांत आगम दोनों ही बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये मोनोपोलिस्टिक मैक्सिमम कर लेता है अपना प्रॉफिट। ठीक है, कैसे करता है? उत्पन्न बेचकर, जो उसका उत्पादन को उस बिंदु पर बेचकर, उत्पन्न करके बेचकर अपने लाभ को अधिकतम कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट है, एक स्थायी संपत्ति का सकल पुस्तक मूल्य होता है। ग्रॉस बुक वैल्यू ऑफ एन फिक्स एसेट इज कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन, हिस्टोरिकल कॉस्ट, फेयर मार्केट वैल्यू, या रिलाइजेबल वैल्यू। तो वो होता है उसका बुक वैल्यू जितने में उसने खरीदी थी, मतलब हिस्टोरिकल लागत, ऐतिहासिक लागत होती है। ऑप्शन बी के साथ आगे बढ़ते हैं।
तलपट प्रदर्शित करता है। ट्रायल बैलेंस, तो एक ट्रायल बैलेंस जो होता है वो क्या दिखाता है? लाभ हानि खाते का शेष, ये तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखाएगा। लेखाकार द्वारा किए गए लेखांकन की पूर्ण शुद्धता, तो ये पूर्ण शुद्धता लेखाकार के नहीं दिखाता। खाता बही के शेषों की गणितीय शुद्धता दिखाता है। ये क्या दिखाता है? केवल गणितीय शुद्धता। ये दिखाता अर्थमेटिकल एक्यूरेसी दिखाता है लेजर की। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। संपत्ति एवं दायित्व के मध्य शेष, ये भी ये नहीं दिखाता है। रेपो दर से तात्पर्य है, अब देखो ये तो आपको पता ही है, मैंने शुरू में बता दिया था रेपो दर क्या है मीन्स। देखिए बैंक दर और रेपो दर दोनों ही दे दिए। तो वह दर जिस पर व्यापारिक बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेते हैं। ठीक है, रिजर्व बैंक उधार देते नहीं, या ग्राहक की बात नहीं होती यहाँ, ये केवल किसकी? बैंकों की बात होती है। पार्षद सीमा नियम क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं चार्टर ऑफ द कंपनी या डॉक्ट्राइन ऑफ आउटडोर मैनेजमेंट। इसकी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये इसलिए भी है क्योंकि जो इसकी क्लॉज होती हैं, उन क्लॉज में से पूछा जाता है कि बताइए आप नेम क्लॉज में कैसे चेंज करेंगे, आप सब्सक्रिप्शन क्लॉज में कैसे चेंज करेंगे। तो इसके लिए आप हमारे जो हमने BST की क्लास ली है आपकी बिजनेस की, उसको जरूर देखें। तो सही आंसर क्या है यहाँ पर? कंपनी का चार्टर कहलाता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पट्टेदार की पुस्तकों में वसूल न हुई लघु कार्य की राशि हस्तांतरित की जाती है। पट्टेदार की क्या है? पट्टेदार को क्या नहीं मिला? उसको लघु कार्य नहीं मिला। ठीक है, उसको क्या नहीं मिला है? शॉर्ट वर्किंग नहीं मिला है। तो वो उसको कहाँ पर ट्रांसफर करेगा? न्यूनतम किराए में करेगा, लाभानी खाते में करेगा। जब उसको मिला ही नहीं, मिलता वो उम्मीद भी करते, जब उसको मिला ही नहीं तो वो कहाँ कर लेगा? अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस में उसको शो कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, एक साझेदारी में एक साझेदार मिस्टर एक्स प्रत्येक माह के अंत में 2,000 रुपये आहरित करते हैं। ब्याज की दर 5% है। 5%। वर्ष के अंत में ब्याज की राशि क्या होगी? देखिए यहाँ पर दो बातें सामने आती हैं। एक तो यहाँ पर आपको जो ब्याज की दर दी है वो 5% दी है। तो इसमें हम समय को इग्नोर कर देते हैं कि आखिर ड्राइंग किया कब है। तो सीधा क्या है, ड्राइंग कितने का किया है इसने? 24,000 रुपये का ड्राइंग किया है। तो इसका 5% निकाल देंगे इंटरेस्ट, वो तो सीधा क्या आ जाएगा? 1,200 रुपये आ जाएगा। लेकिन आयोग ने ये नहीं, आयोग ने वो ही माना है जो क्वेश्चन होता है। ये जो ट्वेल्थ क्लास की बुक है उसमें ये क्वेश्चन दिए होते हैं, वहाँ ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो वहां पर दिया होता है, वहां दिया होता है आपका 5% पर एनम। तो ये वो क्वेश्चन है। तो वो कैसे होगा आपका? वो आपका इस तरह से होगा कि देखिए पूरे साल कितने पैसे निकाले हैं? 24,000 रुपये निकाले हैं। ठीक है, इसमें रेट क्या है? 5% अपॉन 100। लेकिन जो यहाँ पर टाइम लिखते हैं, वो टाइम आपको एवरेज टाइम पीरियड निकालना होता है। तो आप उसमें देखेंगे कि यहाँ पर क्या कह रहा है कि उसने माह के हर महीने के अंत में पैसे निकाले हैं। तो मान लेता हूँ मैं जनवरी से दिसंबर तक की बात कर लेते हैं, कैलेंडर कैलेंडर ईयर की। माना पहली बार 31 जनवरी को पैसा निकाला। ठीक है, तो उसने ये जो 2,000 रुपये निकाले हैं, इसको क्या वो जनवरी में यूज करेगा? नहीं, क्योंकि 31 जनवरी को निकाला तो कितने महीने इसको यूज करेगा? 11 महीने प्लस। अब जो उसने लास्ट में पैसा निकाला होगा, मतलब 31 दिसंबर को। कब? 31 दिसंबर को। तो सुबह निकाला होगा, शाम को आप उससे ब्याज ले रहे हैं। तो इस पैसे को कितने दिन यूज करेगा? वो 0 दिन यूज करेगा। इसका मतलब आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 5.5 आ जाएगा। तो इसको आप 5.5 लिखेंगे और अपॉन में 12 लिखेंगे, क्योंकि इसको आपको ईयर बनाना है। अब हम इसको डिवाइड करके देखेंगे, 00 से 00 कट जाएगी, 12 से डिवाइड हो जाएगा आपका 24। अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए 5.5 की 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 110। ये 11 आ जाएगा, और 11 की 5 में करेंगे तो 11 पंजे 55। और ये वाली जो जीरो बच रही थी ये आ जाएगी इसके पीछे, तो 550 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो आपका सही आंसर होगा 550। करें, माल्थस के अनुसार किसी देश की जनसंख्या में वृद्धि होती है। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो इसको आप अच्छे से याद कर लें माल्थस को। तो इन्होंने कहा था कि जो हमारे संसाधन हैं वो तो अनगिनतीय रूप में बढ़ते हैं, लेकिन जो हमारी जनसंख्या
वो किस में बढ़ती है? वो ज्योमेट्रिक ज्योमिति रूप में बढ़ती है। मतलब वो कहते थे कि जैसे आपकी जनसंख्या है, जैसे आपके संसाधन है, ये किस तरह से बढ़ेंगे? वो तो आज एक होगा, फिर उसको बढ़ाएंगे, दो हो जाएंगे, फिर तीन हो जाएंगे, फिर चार, फिर पांच हो जाएंगे। लेकिन जनसंख्या कैसे बढ़ती है? आज अगर एक है तो फिर क्या हो जाएगी ये? फिर ये दो हो जाती है, और दो से सीधा चार हो जाती है, चार से फिर सीधे ये आठ हो जाती है, 16 हो जाती है। तो इस तरह से ज्यामिति रूप में ये बढ़ती है। आपको ये याद रखना है, मालथस के लिए बहुत ही ये इम्पोर्टेंट बात उन्होंने कही थी। इन्होंने जनसंख्या को नियंत्रण करने के भी उपाय बताए थे। तो इसके बारे में हम आपको डीपली पढ़ा चुके हैं, तो आप इसको जरूर पढ़ लें। नेक्स्ट देखते हैं, अर्थशास्त्र में वितरण से तात्पर्य है। इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूट्स मीन्स क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट ऑफ लेबर, श्रम का बंटवारा होता है, या जो अपने उत्पादिक साधनों के मध्य आय का बंटवारा, या अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्र के मध्य पूंजी का बंटवारा, या उपभोक्ता के मध्य वस्तु का वितरण। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एमंग द फैक्टर एंड प्रोड्यूसिंग होता है, या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल एमंग द थ्री सेक्टर होता है। तो देखिए सही ऑप्शन होगा आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो प्रोडक्शन के फैक्टर होते हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूशन करना। देखिए यहाँ पर मुझे लगता है कि ज्यादा लंबी क्लास हो जाएगी, तो क्यों ना हम इसको कल देखें। देखिए आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और इस पेपर को हम कल पूरा डिस्कस करेंगे। जो भी टॉपिक्स आपने यहाँ पर देखे हैं, उन टॉपिक्स को आप डिटेल में पढ़ लें। ठीक है, वहां पर ही उस टॉपिक्स में पहुंच जाइए, उन टॉपिक्स को आप अच्छे से तैयार करें, तभी आप इस बार टीजीटी को क्लियर कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट आपके लिए, आप अच्छे से तैयारी करें, और कल इस क्लास को हम 65 क्वेश्चन नंबर 65 से शुरू करेंगे, और कल इसको हम फाइनल भी करेंगे। मिलते हैं नए कल नई क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।